न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर राहुल गर्ग जी आपका स्वागत है। राहुल जी, आप बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं और गाज़ियाबाद में जो राजनगर में आपका गार्गी अस्पताल है वो भी काफ़ी लोकप्रिय है और जनता गार्गी अस्पताल में अच्छी तरह से इलाज करके अपने को स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रही है। सवाल मेरा पहला ये है सर कि कोरोना के बाद जो बहुत सारी जागरूकता आई है, उस जागरूकता को लेकर क्या महसूस करते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था में और क्या क्या किन क्षेत्रों में बदलाव होना चाहिए सर? स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से तो बेहतर हुई है। आपको पता होगा कि कोविड काल में ऑक्सीजन की कितनी कमी थी और उसकी वजह से काफ़ी लोगों को परेशान होना पड़ा और काफ़ी लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। उसके बाद सरकार ने काफ़ी इसके बारे में कदम उठाए हैं और ऑक्सीजन की काफ़ी व्यवस्था सुधर हुई है। बहुत से अस्पतालों ने जिनका बेड 50 से या 100 से ऊपर है, उन्होंने अपने ऑक्सीजन के प्लांट भी लगाए हैं और ऑक्सीजन की काफ़ी मात्रा में आजकल कोई भी कमी नहीं है। काफ़ी गवर्नमेंट ने भी इसके बाद कोविड काल के बाद वैक्सीनेशन के बारे में काफ़ी लोगों को जागरूक किया है और लोग इसकी वजह से काफ़ी अपने को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। राइट। और इसके बाद लोगों के में अपने स्वच्छता के लिए भी काफ़ी जागरूकता महसूस हुई है। लोग जैसे मास्क लगाना, हाथ धोना, सैनिटाइजर से हाथ धोना, उसके बारे में काफ़ी लोग जागरूक हुए। हाँ, पहले से काफ़ी कॉन्शियस कॉन्शियस हुए सर। जो एनसीआर है डॉक्टर साहब, वो काफ़ी प्रदूषण युक्त रहता है। आप देखते होंगे जो मानचित्र है, गाजियाबाद सबसे नंबर 1 पे रहता है प्रदूषण के मामले में। अब इस वक्त धुंध हो गया और प्रदूषण हो गया, कोहरा हो गया, पॉल्यूशन हो गया, तो आम जनता को क्या आप एक संदेश देना चाहेंगे बुजुर्गों को कि जिससे कि वो अटैक की बीमारी से बचें और स्वस्थ रहें? मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट एक तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि फॉग है, स्मॉग है, उसकी वजह से प्रदूषण का काफ़ी स्कोप है और उनके लंग्स इतने सुदृढ़ नहीं होते, उनको खांसी और एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की बीमारियाँ काफ़ी हो जाती हैं। उसमें ये बिल्कुल भी धूम्रपान ना करें और सुबह शाम ही, मतलब शाम को ही निकलें, जब धूप आ रही हो तब निकलें और कोई भी इस तरह की चीज़ ना लें। अगर कोई उनके लक्षण, जिनको 3 से ज़्यादा खांसी है, बुखार है, फ़ौरन डॉक्टर से संपर्क करें। सर राहुल जी, एक बड़ा सवाल मेरा, जब आप डॉक्टर बने उस वक्त डॉक्टर बनना एक बहुत बड़ा अचीव, आज की डेट में भी एमबीबीएस होना बहुत कठिन बात होती है, तो उस वक्त सर जब आपने इस प्रोफेशन को चूज किया तो मन में युवा अवस्था में क्या ख्याल था सर? बस खाली यही था कि भाई हम लोग सब लोगों की सेवा करें और सब जितनी, क्योंकि उस टाइम इतने अस्पताल नहीं हुआ करते थे और डॉक्टर्स भी नहीं होते थे तो हमने चाहा कि हम लोग अपने समाज में आकर और अपने जो लोग बंधु हैं, समाज है, उनकी सेवा करें और उनको अपनी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। सर आपने कब पास आउट किया एमबीबीएस सर? तो मैंने तो बहुत पहले 1979 में पास आउट किया है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से 79 में मैं पास आउट किया है और मैंने एमडी 1983 में कर लिया था। उसके बाद मैंने दिल्ली में कुछ दिनों काम किया, कुछ दिनों बाहर काम किया और अपना यहाँ पर जो व्यवसाय या चिकित्सा क्षेत्र में जी 1990 में गाजियाबाद में अपना एक निजी क्लिनिक खोला। उसके बाद धीरे धीरे गांधीनगर में खोला। उसके बाद एक अपना नर्सिंग होम राजनगर में, और सन 2004 से ये अस्पताल अपने आसपास के लोगों के लिए और दूर के लोगों के लिए भी ये अच्छा केंद्र बना हुआ है। सर एक सवाल ये है कि आज के समय में मोदी सरकार या और भी जितने भी व्यवस्थाएं हैं, आपको लगता है कि आयुष्मान कार्ड, आपके यहाँ व्यवस्था है सर आयुष्मान कार्ड? मेरे पास व्यवस्था नहीं है, हम उसमें लगे हुए हैं, उसके प्रयास में है। तो सर जो आयुष्मान कार्ड से या जो हेल्थ सेक्टर में जो प्राइवेट सेक्टर की जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उसमें मनुष्य की बहुत सारी ऑर्गन्स की और भी चीज़ों को सम्मिलित करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और भी चीज़ों को सम्मिलित करना चाहिए, उसको व्यापक रूप में लेना चाहिए। और उसमें जैसे कार्डियक बीमारियां हैं, नीरों की बीमारी है, या बुजुर्गों की बीमारी है, या बहुत से असाध्य रोग हैं, कैंसर है, या थोड़ा सा हिप रिप्लेसमेंट है, या और कुछ है जो कि छोटे वर्ग लोग नहीं उनको कर पाते, तो उसको भी इसमें सम्मिलित करने में अच्छा होगा। और इसका जो बेस है वो और बढ़ना चाहिए और डॉक्टर्स और अस्पताल इसमें सम्मिलित होने चाहिए। जो सरकार जो है, मतलब ज़्यादातर अस्पतालों को अगर आयुष्मान कार्ड से जोड़ देती है
तो इलाज और बेहतर हो जाएगा और सर। बेहतर हो जाएगा। तो उस कड़ी में सर आप लगे हुए हैं। हमने अप्लाई कर दिया है, शायद जल्दी हमारा इसमें वो पंजीकरण गार्गी हो जाएगा। अस्पताल आयुष्मान कार्ड के लिए पंजीकरण हो जाएगा। पंजीकरण हो जाएगा। सर 2 सवाल और था। जिस तरह से योगी जी हर जिले में या केंद्र सरकार जो हेल्थ सेक्टर को लेके एम्स खोल रही है, वो जो युवा बच्चे हैं उनके भविष्य को लेके कैसा आपको महसूस हो रहा है? नहीं, इसका जो प्रयास है बहुत बढ़िया है। मोदी सरकार का या योगी गवर्नमेंट का ये प्रयास तो बढ़िया है, लेकिन दिक्कतें ये हैं कि वहाँ पर जो है ना एम्स खुल तो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी पे स्केल बहुत कम है। प्राइवेट में वो लोग ज़्यादा कमा लेते हैं जी, और वहाँ पर नहीं उतना हो पाता। तो इस बारे में सरकार थोड़ा सा और सोचा चाहिए, उनके खुला दिल करके पे स्केल बढ़ाना चाहिए, जी, उनको और इंसेंटिव देना चाहिए, तो अच्छे बच्चे उसमें से निकलेंगे। ये तो थोड़ा सा और उसमें प्रयत्न की आवश्यकता है। और मैं चाहूँगा आपके माध्यम से, गाजियाबाद इतना बड़ा जिला है, यहाँ पर कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, मतलब गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज नहीं है, जबकि बुलंदशहर में, गोंडा में, इधर उधर जो है जो छोटे हैं वहाँ पर गवर्नमेंट के मेडिकल बने हुए हैं। तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट का मेडिकल बनना चाहिए, जिससे कि गाजियाबाद के निवासियों को दिल्ली ना भागना पड़े। 50% लोगों को दिल्ली भागना पड़ता है, वहाँ पर 10-10 ठोकर खाते हैं लोग। सर मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी बात ये बस बता उचित माध्यम से पहुंचाया जाए सरकार तक, केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक। गाजियाबाद में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो है, हाँ, वो प्राइवेट है। वो अगर सरकारी खुलेगा तो फिर निःशुल्क चिकित्सा मिलेगी लोगों को। हाँ, कम पैसे में अच्छी चिकित्सा अच्छी इलाज में। सर एक सवाल और भी था डॉक्टर साहब, मुझे पता है आप बहुत व्यस्त रहते हैं सर, कि जो गाजियाबाद में सर आप देखिए कि मतलब इतना ज़्यादा वर्किंग मतलब हाई राइज सोसाइटियाँ वगैरह हो गई हैं, चाहे वो राजनगर एक्सटेंशन हो, तो यहाँ पे हाई राइज सोसाइटी जहाँ पे सन बहुत कम आता है और बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इस स्थिति में क्या व्यवस्था होनी चाहिए? मैं उसमें यही है कि बुजुर्ग जो है बाहर बैठे, धूप लें, और क्योंकि यूजली तो आपको पता है धूप से विटामिन डी बनता है, तो विटामिन डी के कैप्सूल जो है वो हर महीने में 1 ले लिया करें। अगर धूप नहीं ले पाते हैं जी, तो विटामिन डी का कैप्सूल लें और थोड़ा सा अपना ध्यान रखें कि इनको सन का कहीं ऊपर जाकर या नीचे जो उनका विश्राम गृह है या गार्डन्स हैं वहाँ बैठे और जाकर थोड़ा सा धूप का सेवन करें। सर एक समय था भारत देश सर लंबी आयु के लिए जाना जाता था। हमारे दादा परदादा जो थे वो 80 साल, 90 साल, 100 साल तक जीते थे। अब सर वो एवरेज कम हुई है, तो क्या वजह है कि सब कुछ वही मिट्टी, वही भारत देश, वही हमारे डीएनए, लेकिन हमारी उम्र 50-55 के आसपास आ गई है। अब सब ऑर्गेनिक सब खत्म हो गया है, सब केमिकल्स आ गए हैं, सब आर्टिफिशियल चीज़ आ गई हैं, सब चीज़ आर्टिफिशियल है। और आपको पता ही है कि कितना हमारे देश में कितना मिलावट है, तो सब चीज़ें इस पर ये सबका एफर्ट, सबका वो होता है खाद्य पदार्थ में मिलावट बंद होना चाहिए, मिलावट बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और अपनी जीवन शैली को भी आदमी उतारना चाहिए। सब लोग जो है लाइफ स्टाइल को चेंज हो गई है, लोग घर से बाहर नहीं निकलते, टीवी पर चिपके रहते हैं, मोबाइल पर चिपके रहते हैं, नेट देखते रहते हैं, कोई लोग बाहर नहीं निकलता, कोई जिम नहीं जाते, बहुत कम लोग जिम जाते हैं या जिम जाते हैं, अपना व्यायाम नहीं करते, तो इस वजह से सब ये दिक्कतें आ रही हैं और लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं। आपको पता है कितनी जल्दी ही यंग एज में कोरोनरी आर्टरीज हो रही है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, हार्ट अटैक बहुत ज्यादा हो रहे हैं सर। मेरा विषय यही है, मेरा जो चिंता का विषय सर कि इतने कम उम्र में इतना टाइट पड़ रहा है, समय नहीं मिल पाता सर। वो दो वजह से, एक तो समय नहीं मिल पाता, दूसरा टेंशन कितना है। टेंशन देखो ना, जीवन का लाइफ स्टाइल बदल गई है, सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हमें पैसा चाहिए, बस वहीं पर पूरा जिंदगी वहाँ उनकी व्यतीत हो जाती है, टेंशन में रहते हैं। आज ये नहीं हुआ, आज ये घर में टेंशन है, आज अपने घर उसमें व्यापार में टेंशन है, उसकी वजह से दिक्कत होती है। मतलब जो आवश्यकताएं अगर सीमित रख लें, और लाइफ स्टाइल बदल लें, लाइफ स्टाइल चेंज करें, तो लाइफ स्वस्थ खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, ऑर्गेनिक खाना खाएं, अपना सब चीज जो है जंक फूड से दूर रहे, बिल्कुल दूर है। राइट सर। एक सवाल और भी था, जो गार्गी अस्पताल है सर, इसको कब आपने एस्टेब्लिश किया सर? ये 2004 में हो गया। 2004 में। तो कितने बेडों का अस्पताल है सर? अब तो ये 50 बेड का अस्पताल है, 50 से शुरू हुआ था, 50 का है। वर्तमान में सर यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है सर? वर्तमान में मेनली यहाँ पर पीडियाट्रिक्स मतलब बच्चों का विभाग है, न्यूनेटल मतलब नवजात शिशु का विभाग है, गायनी है, गायनिकोलॉजिस्ट है, IVF सुविधा है, जैसे बांझपन है जिसको कहते हैं निःशुल्क। अच्छा IVF है यहाँ पे? IVF है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, मेडिसिन का पूरा डिपार्टमेंट है, क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट है, अच्छा, ऑर्थोपेडिक्स है, ट्रॉमा सेंटर है, और आपका
जो है डायलिसिस की पूरी सुविधा उपलब्ध है। डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। यूरोलॉजिस्ट है, मतलब मूत्र रोग विभाग का है सुविधा। जी जी जी। और डायबिटोलॉजिस्ट है, और ऑर्थोपेडिक सर्जन मतलब हड्डी रोग विशेषज्ञ है। ये मेन चीज़ें हैं। और सबसे बड़ा विशेषज्ञ है मेरे पुत्र जो है वो खुद ही गैस्ट्रोंटरोलॉजिस्ट है। अच्छा सर, उनका शुभ नाम सर? उनका नाम है डॉक्टर प्रखर गर्ग। प्रखर गर्ग जो है लिवर रोग, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर और ये सब उसके पेट रोग के विशेषज्ञ हैं। सर जैसे कि आपका अनुभव जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ 30-32 साल का है सर। 32 सालों में कुछ और हेल्थ सेक्टर में बदलाव की आप उम्मीद रखते हैं सर? और ज़्यादा होना चाहिए। अभी तो बहुत कम है, हम तो कुछ है ही नहीं। मैं कई बार जैसे 2-3 बार विदेशों में जा चुका हूँ, हम उससे बहुत पीछे हैं हेल्थ सेक्टर में। हमारे यहाँ तो वो चीज़ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे उसकी तरफ प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो चीज़ें जो है सारी चीज़ें वो मेनली प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध है, वो गवर्नमेंट सेक्टर में उपलब्ध नहीं है। या गवर्नमेंट सेक्टर में उपलब्ध है भी तो इतनी भीड़ है कि लोगों को उसकी सुविधा टाइम से नहीं मिल पाती। जैसे किसी बच्चे को अगर कार्डियक प्रॉब्लम है और उसका ऑपरेशन होना है और एम्स में होना है, उसको डेट मिलेगी 2 साल पुरानी बात की। जो सबब जो मतलब है नहीं, वो कोई कर नहीं सकता, वो तो उसको अभी चाहिए इलाज, तो उसको कहीं और जाना पड़ता है। तो वो चीज़ थोड़ा सा हमारे सुविधा कम है अभी, वो बढ़नी चाहिए और बहुत बढ़नी चाहिए। और सर मैंने देखा प्राइवेट सेक्टर को ना सरकारी सपोर्ट नहीं मिलता सर, जबकि अगर प्राइवेट सेक्टर हाथ खड़ा कर दें तो सरकारी अस्पताल इलाज करने में सक्षम नहीं है सर। नहीं हो पाता। तो केंद्र सरकार प्राइवेट सेक्टर को भी हेल्प करना चाहिए सर। बिल्कुल करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर बेटर है। और आपने कल ही आज ही पढ़ा है हमने, आपने भी पढ़ा होगा, एक आदमी गिर गया PCR वैन से, उसको 4 जगह दिल्ली में गवर्नमेंट सेक्टर ने मना कर दिया लेने के लिए, और उसमें उसकी मृत्यु हो गई। क्यों? हमारे सिटी स्कैन नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर खाली नहीं है, हमारे पास बेड नहीं है, ICU बेड नहीं है, वो सब भागता रहा। 2 घंटे भागा, PCR वैन भागा, और इसके बाद बेचारे की मृत्यु हो गई। तो इसी बात गवर्नमेंट को देखने की चीज है। तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को और मदद और तो प्रमोट करना चाहिए। पहले था कि प्राइवेट सेक्टर में इलाज करा लो, गवर्नमेंट पैसा देगी। यस अब वो चीजें खत्म हो गई। उसको लाना चाहिए सर। जैसे विदेशों में सर, अंतिम सवाल है, विदेशों में सर एक जैसे मैं स्वस्थ हूँ या बीमार नहीं हूँ तो नियमित जांच मैं कराता हूँ। भारत देश में क्या उल्टा है, जब हम बीमार पड़ जाएंगे तभी हम अस्पताल आते हैं। तो कुछ ऐसे लोगों से अपील करेंगे कि नियमित जांच कराओ भाई। तुम 1000 रुपए का जंक फूड खा लेते हो, 600 रुपए का डॉक्टर को दिखा के जांच तो करो। बात बिल्कुल ठीक है। लोग शराब पी लेंगे, जंक फूड खा लेंगे, 1000 रुपए का कहीं कर लेंगे, लेकिन प्रिवेंटिव मेडिसिन में कुछ पैसा नहीं व्यतीत करते कि अगर जाएं और ये जांच, एक पूरी जांच जो उम्र उनकी 50 साल से ऊपर है, या उनको कोई कोमॉर्बिडिटी मतलब होता है ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कोई किडनी डिजीज है या और कोई डिजीज है, उनको नियमित जांच की आवश्यकता जरूरी है। अदरवाइज उनको जब वो आते हैं बीमार होकर तो काफी लंबा उनकी बीमारी हो जाती है और खर्चा भी ज्यादा होता है। तो पहले अगर वो जांच करा लें तो उनका खर्चा कम होगा और उसका बीमारी का इलाज जल्दी हो जाएगा। सर, एक 22 तारीख को अयोध्या में सर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस सब लोग वहाँ जा नहीं पाते, जैसे मोदी जी ने कहा है सब लोग जा नहीं पाते, तो आप अपने आसपास के मंदिरों में जाइए, अक्षत के जो चावल मिले हैं अपने चावलों के साथ चढ़ाकर उनको वहाँ जाइए और अपने आप कम से कम 5 दीपक जलाइए। 5 दीपक हर घर में जलाना चाहिए। ये आपकी भी अपील है। राम जी को नमन करें कि वो शायद 450 साल बाद अपने घर पर आ रहे हैं, या 550 साल बाद आ रहे हैं, तो उनकी खुशी मनाएं और थोड़ा सा उसके बारे में सोचें और उनके पद चिन्हों पर चलें, राम राज्य की स्थापना के लिए प्रयत्न करें। सर गार्गी, सर थोड़ा मैं चाहूंगा नए दर्शक समझ जाएं सर, गार्गी का मतलब क्यों रखा आपने गार्गी? बस गार्गी का 2 मतलब थे। एक तो हमारा परिवार गर्ग है, एक गार्गी इसलिए, और एक गार्गी बहुत बड़ा ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि थे। हाँ, याद आ रहा है सर, गार्गी ऋषि। गार्गी ऋषि उसके नाम पर हमने, उसके नाम पर आपने गार्गी का नाम रखा सर। सर राहुल गर्ग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद।